गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू GLCIS MPPSC ऑनलाइन मेंस प्लेटफॉर्म। और कल तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में जो प्रतिपादित कई सारे सिद्धांत थे उन्हें हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने केशवानंद भारतीवाद देखा, गोलकनाथवाद देखा। अब उसी क्रम में हम लोग देखते हैं मिनर्वा मिल्सवाद, जो आया था आपके 1980 में। ठीक है, तो इन सिद्धांतों में देखते हैं क्या प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए थे। ठीक है ना, चलो। तो मिनर्वा मिल्सवाद में न्यायपालिका ने केशवानंद भारतीवाद को पुनः स्वीकृत किया। ठीक है ना, हर बार न्यायपालिका अपने निर्णय देने में या तो पुराने वादों को पलट देती है या फिर स्वीकृत करती है। ठीक है ना, ये दोनों ही अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। क्या कहा इसमें स्वीकृत करते हुए? मिनर्वा मिल्सवाद में 42वें संविधान संशोधन के उस भाग को अस्वीकृत कर दिया जिसमें यह प्रावधान था कि समूचे निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद कौन कौन से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड 31। ठीक है, समानता, संपत्ति की स्वतंत्रता और आपके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। क्या कर दिया न्यायपालिका ने? मिनर्वा मिल्सवाद में 42वें संविधान संशोधन के उस भाग को अस्वीकृत कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, जिसमें यह प्रोविजन था, यह प्रावधान था कि समूचे DPSP को, कंप्लीट DPSP को लागू करने के लिए, ठीक है ना, DPSP किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? DPSP सोसाइटी और पूरी कंट्री के भले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड फंडामेंटल राइट्स आर फॉर द पर्सनल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया? 42वें संविधान संशोधन में इस पर्टिकुलर भाग को अस्वीकृत कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि DPSP को लागू करने के लिए आप आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 31 का वायलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं मिनर्वा मिल्सवाद में और न्यायपालिका ने क्या कहा। चलो, मिनर्वा मिल्सवाद में यह माना गया कि नीति निदेशक तत्व DPSP, ठीक है, के अनुच्छेद 39B और 39C, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 39B एंड 39C दे आर क्या करते हैं? ये संकेंद्रण को हतोत्साहित करते हैं। किसके? संपत्ति के संकेंद्रण को हतोत्साहित करते हैं। और हतोत्साहित करना क्यों जरूरी है? ताकि किसी व्यक्ति विशेष के पास सारी संपत्तियों का संकेंद्रण ना हो और समाज में सभी के साथ समुचित बंटवारा और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेगा? वो लागू करने के लिए समानता के अधिकार, कौन सा? आर्टिकल 14, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 और तथा अनुच्छेद 31 जो संपत्ति से संबंधित है। यहाँ अनुच्छेद 19 का उल्लेख क्यों? क्योंकि 19(1)(f) में क्या संपत्ति आपके मूल अधिकारों की श्रेणी में थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 31 का उल्लंघन किया सकता है, अतः इसमें केशवानंद भारतीवाद को स्वीकार किया गया। ठीक है ना, एक बार फिर मैं रीड कर देता हूं। मिनर्वा मिल्सवाद में यह माना गया कि DPSP के अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए समानता, आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है, अतः इसमें केशवानंद भारतीवाद को स्वीकार किया गया। इस वाद में यह भी स्पष्ट रूप में कहा गया कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों का संबंध एक दूसरे के पूरक के रूप में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, इनमें से किसी को भी इंफीरियर या सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी नहीं दी जाएगी। कोई भी इनमें से प्राइमरी और सेकेंडरी में कैटेगराइज नहीं होगा, बट बोथ ऑफ देम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इस वाद में यह भी कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू संविधान का क्या है? आधारभूत ढांचा है। ठीक है ना, इस वाद में यह भी कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है ना, और न्यायपालिका ये हमेशा बनाए रखेगी, जो भी विधि बनेगी, किसी भी विधि का न्यायिक पुनरावलोकन करने का सर्वोच्च अधिकार किसे है? न्यायपालिका के पास है। ये न्यायिक सर्वोच्चता को बनाए रखता है। ठीक है ना, और न्यायिक पुनरावलोकन से देश में क्या सुनिश्चित होता है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत न्यायपालिका की जो शक्ति है जुडिशियल रिव्यू की, ये बनाए रखना हमेशा, और इससे आपकी जुडिशियल सुप्रीमेसी भी मेंटेन रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और वेंकट चेलैया आयोग की अनुशंसा। संसदीय लोकतंत्र के ढांचे में, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र के ढांचे में संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए संघ सरकार ने कब? 22 फरवरी 2000 को 10 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया। ठीक है ना, जिनमें सदस्य थे कौन से? BP जीवन रेड्डी, RS सरकारिया, ठीक है,
के पुनिया, सोली सौरभ जी, के पराशरन, सुभाष कश्यप, CR ईरानी, आबिद हुसैन, सुमित्रा कुलकर्णी जो कि एक सांसद थी, और PS संगमा। ठीक है ना। क्या कहा इस आयोग ने? इस आयोग के अनुसार मूल अधिकारों में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए। कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की जानी चाहिए इसके अंदर? ठीक है, वो हम देखते हैं। चलो, सबसे पहले अनुच्छेद 15 और 16 में निम्नलिखित शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहले हम लोग देखते हैं नरजाति अथवा सामाजिक उत्पत्ति। ठीक है, इन शब्दों को इनकलकेट किया जाए, ऐड किया जाए किसके? आर्टिकल 15 और 16 के अंदर। फिर राजनीतिक अथवा अन्य मत, संपत्ति अथवा जन। अनुच्छेद 19 में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया जाना चाहिए और व्यक्तियों को अपना मत व्यक्त करने, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, आप इसका हल्का फुल्का संदर्भ दे सकते हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लो थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो एटलीस्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कई जगह नोट्स में, किताबों में ये चीज़ एब्सेंट होती है। ठीक है, इसलिए विशेष रूप से इसको ऐड किया गया। निम्नलिखित नए मूल अधिकारों को जोड़ा जाए, जैसे प्रताड़ना, अमानवीय एवं बर्बर दंड के विरुद्ध अधिकार। फिर यदि व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से असंवैधानिक रूप में वंचित किया गया तो उसे मुआवजे का अधिकार मिले। भारत छोड़ने और वापस लौटने की स्वतंत्रता, गोपनीयता और पारिवारिक जीवन का अधिकार, वर्ष में न्यूनतम 85 दिन के लिए ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त हो, त्वरित न्याय। ठीक है ना, त्वरित न्याय, न्यायपालिका और अधिकारों में पहुंच का अधिकार। ठीक है, कई सारे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। समान न्याय और निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार। ठीक है, देखभाल, सहायता और संरक्षण का अधिकार, विशेषकर बच्चों के संदर्भ में। कई सारे बच्चे यतीम और अनाथ बनकर उनका जीवन यापन करते रहते हैं। स्वच्छ पेयजल, प्रदूषण नियंत्रण, पारिस्थितिकी संरक्षण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित होने वाले राष्ट्रीय आपातकाल में 20-21 के अतिरिक्त 17, 23, 24, 25 और 32 सभी आर्टिकलों को मैंने आर्टिकल बाय आर्टिकल पूरा डिटेल में समझाया है, तो आप लोग उसको एक बार स्लाइड बैक करके देखते रहें। भी स्थगित ना हो इन तमाम प्रावधानों को स्थापित करने का। फिर आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में भी परिवर्तन का सुझाव दिया, जिसके अनुसार क्या किया गया कि निवारक नजरबंदी में 6 महीने से ज्यादा बंदी नहीं बनाया जाना चाहिए। कोई भी कैसी भी परिस्थिति रहे, 6 महीने से ज्यादा किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत डिटेन नहीं किया जाए। निवारक नजरबंदी के लिए जिस बोर्ड का गठन होता है उसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य भी किसी ना किसी उच्च न्यायालय के कैसे होने चाहिए? कार्यरत सदस्य होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21A जो राइट टू एजुकेशन से जोड़ा है के भी विस्तार का सुझाव दिया और क्या कहा, जिसके अनुसार लड़कियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 18 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। 86वां संविधान संशोधन द्वारा सुझाव को स्वीकार किया गया। ठीक है, और ये सुनिश्चित हो भी सका, आर्टिकल 21A आ गया। फिर इसके अनुसार अभी तक अनुच्छेद 25 में परिभाषित धर्म में हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध एवं जैन धर्मों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अब उन्हें अलग धर्मों के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है ना। इसके अनुसार अनुच्छेद 31B के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा जाए और 9वीं अनुसूची में केवल निम्न विषयों को शामिल किया जाए। और वे विषय कौन कौन से हो? भूमि सुधार, आरक्षण, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन। ठीक है ना। चलो, तो ये GLCIS का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GLCIS टॉप 50। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको जाकर इंस्टॉल करें और आप लोग क्वेश्चन बैंक हम लोग की तरफ से जो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना, आप उसे खरीदें और प्रैक्टिस शुरू करें। बाद में इसके आंसर्स का भी जो भी होगा जल्दी से जल्दी आप लोगों को अपडेट करवा दिया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, पार्ट वाइज टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इन पेड और अनपेड दोनों जो प्लेटफॉर्म पर सुविधाएं उपलब्ध है उनका फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को नया मोड़ दें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।